गरीब को खाना देने वाला पेड़। एक पेड़ के पास हरिया नाम के आदमी ने एक झोपड़ी बना रखी थी। उसके साथ उसके दो बच्चे और उसकी एक पत्नी रहती थी। वो सभी इतने गरीब थे कि उन्हें दो वक्त का खाना खाने के लिए भी लोगों से भीख मांगना पड़ता था। हरिया और उसकी पत्नी पुष्पा रेड लाइट पर भीख मांगते थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके दोनों बच्चे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगते थे। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ए भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे, कुछ खाने को दे दे। एक गरीब को दान करो, ऊपर वाला आपके काम में बरकत करेगा। दान करो भाई साहब, एक गरीब की दुआ लगेगी आपको। तभी वहां पर एक औरत पुष्पा को 10 रुपए देकर चली जाती है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। ऐसे ही पूरे दिन भीख मांगने पर भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता। शाम को वो सभी उस बड़े से पेड़ के पास आ जाते हैं। पिताजी, बहुत जोरों से भूख लगी है। आज सुबह से किसी ने भी हमें मंदिर पर खाने को कुछ नहीं दिया। हाँ पिताजी, आज तो हम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। हे भगवान, अब मैं क्या बताऊं बच्चों को, आज सुबह से किसी ने मुझे भीखे नहीं दिया। तभी पुष्पा कहती है, पूरे दिन हम सभी लोगों से भीख मांगते हैं, लेकिन यहाँ किसी के अंदर भी इंसानियत नहीं है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज के समय में किसी के अंदर इंसानियत नहीं है। वो सभी वहां बैठे हुए भूख से तड़प रहे होते हैं कि तभी सभी को एक आवाज आने लगती है, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे आज? जैसे ही वो सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या जो मैं देख रहा हूँ वही सबको भी नजर आ रहा है? हाँ भाई, मुझे भी दिख रहा है। इस पेड़ की आंख, नाक और मुंह कैसे हो सकती है? ये तो चमत्कार ही हो गया। हैरान होने की बात नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन आज हरिया, तुम मुझे पानी देना भूल गए। तभी हरिया को याद आता है, अरे हाँ, हम तो रोजाना जो है तुम्हें पानी देता हूँ, ताकि तुम हमेशा जो है हरे भरे रहो। रुको जरा, मैं तुम्हें जो है अभी पानी लेकर आता हूँ, देता हूँ। एक बाल्टी में पानी लेकर आता है और पेड़ की जड़ों में डाल देता है। हाँ, अब थोड़ा सुकून मिला है। अब मेरी प्यास बुझी है। तुम्हारी इसी अच्छी बात पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन तुम हमारी मदद कैसे करोगे? तुम सभी को भूख लगी है और मेरे होते हुए तुम सभी भूखे नहीं रह सकते। इतना कहते ही जादुई पेड़ के ऊपर कई प्रकार के भोजन प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, अरे हमको तो यकीन ही नहीं होता कि इतने सारे पकवान, वो भी एक पेड़ के ऊपर। तभी जादुई पेड़ कहता है, तुम्हारी अच्छाई के चलते इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। तभी पेड़ के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद उस रोशनी में से कई सारे अलग अलग प्रकार के भोजन उन गरीबों के सामने प्रकट होते हैं। कितनी अच्छी खुशबू है, क्या मैं ये खा सकता हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितना तुम चाहो उतना खा लो। आज के बाद तुम्हें जब भी कुछ खाना हो तो मुझसे मांग सकते हो। जादुई पेड़ के इतना कहते ही वो सभी एक साथ खाने लगते हैं। पेट भर कर खाना खा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका खाना बच जाता है, जिससे वो आसपास के सभी जानवरों को इकट्ठा करके खिला देते हैं। आज तो गरीब के घर में भी अमीरों वाला खाना हो गया। ऐसा खाना तो हम कभी जिंदगी में भी नहीं खाया हूँ। अब बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज हम जादुई पेड़ की मदद से इतना स्वादिष्ट खाना खा पाए हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना हमें जादुई पेड़ के इस जादू का थोड़ा फायदा उठाना चाहिए, ताकि हम अपने लिए कुछ कर सके। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जादुई पेड़ हमें खाना देता है, क्यों ना हम अपना खुद का एक ढाबा खोलें और उसमें अमीरों वाला खाना बेचें। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम अमीरों वाला खाना बहुत ही सस्ते दाम पर बेचेंगे, ताकि हर गरीब इंसान को हमारे ढाबे का खाना मिल सके। और हम जो है हर रोज उन गरीब बेसहारा लोगों की मदद भी करेंगे, जो हमारी तरह खाने के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, हरिया जादुई पेड़ के पास आकर उससे कहता है, जादुई पेड़, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम सामने प्रकट हो सकते हो? हरिया कितना कहते ही जादुई पेड़ उसके सामने प्रकट हो जाता है। क्या तुमने मुझे याद किया? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बताओ मुझे हरिया। अब मैं अपना एक ढाबा खोलना चाहता हूँ, इसमें तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
जादुई पेड़ के इतना कहते ही उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के भोजन प्रकट हो जाते हैं। देखते ही देखते एक अलग सी रोशनी निकलती है जिसके अंदर से वो सारे पकवान हरिया के सामने प्रकट होने लगते हैं। कुछ ही देर में वहाँ बहुत सारा खाना इकट्ठा हो जाता है। अब बस बस जादुई पेड़, इतना भोजन काफी है। हरिया के इतना कहने के बाद जादुई पेड़ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और हरिया उसी पेड़ के पास वो स्वादिष्ट खाना बेचना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसके पास बहुत सारे लोग आना शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, इस खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कितने रुपए की थाली है? ज्यादा नहीं है भाई साहब, खाली 30 रुपए की थाली है। अरे भाई साहब, खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और तो खाना कितना अच्छा होगा। और जल्दी से एक प्लेट लगा दो। हरिया एक प्लेट में हर तरह के आइटम लगा देता है, जिसके बाद केसर खाना खाना शुरू करता है। खाते खाते उसका पेट भर जाता है, जिसके चलते वो 30 रुपए हरिया को देकर कहता है, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। मैं कल फिर आऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद कई सारे लोग उसके पास आते हैं और उससे थाली बनवा लेते हैं। दिन भर खाना बेचकर वो बहुत सारा पैसे कमा लेता है। शाम को जो खाना बचता है उस खाने को भूखे जानवर और गरीब बेसहारा लोगों में बांट देता है। कहाँ तो हम भीख मांग मांग कर भी अपना पेट नहीं पाल पाते थे, लेकिन आज जादुई पेड़ ने अपने स्वादिष्ट भोजन से कई गरीब और बेसहारा लोगों की भूख मिटाई है। तुमने बिल्कुल सही कहा। इन सब का श्रेय जो है इस जादुई पेड़ को ही जाता है, जो गरीब लोगों की मदद करके उनकी भूख मिटाता है। इतना कहते ही हरिया जादुई पेड़ के सामने खड़ा होकर उससे कहता है, जादुई पेड़, तुम्हारा बहुते बहुते शुक्रिया। हरिया कितना कहते ही जादुई पेड़ के आंख नाक मुंह बन जाते हैं। तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। मुझे बनाया ही इसलिए गया है कि मैं हर इंसान की, खासकर गरीब इंसान की मदद कर सकूं। लेकिन तुमने मुझसे भी बढ़कर अच्छा काम किया है। तुमने ना तो केवल अपना फायदा सोचा, बल्कि मेरे बचे हुए खाने को भी, जो इसे खरीद कर नहीं खा सकते, जिनके पास इतने पैसे नहीं है। जो परेशानी मैंने जिंदगी भर झेली है उसे मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं हर एक गरीब इंसान की मदद करना चाहता हूँ। उस दिन के बाद से हरिया और उसका पूरा परिवार जादुई पेड़ की मदद से अपना ढाबा चलाना शुरू कर देता है। देखते देखते वो ढाबे की मदद से खूब सारे पैसे कमाने लगता है और उनकी गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। एक दिन वो जादुई पेड़ के पास आते हैं और कहते हैं, जादुई पेड़, आज मैं जो है केवल तुमसे यही लिए खाना मांगने आया हूँ ताकि गरीब लोगों में खाना बांट सकूं। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आज और ज्यादा खाना दूंगा। जादुई पेड़ के इतना कहते ही बहुत सारा खाना वहां प्रकट हो जाता है, जिसे हरिया गरीब और बेसहारा लोगों में बांट देता है। वो सभी गरीब लोग हरिया को ढेर सारी दुआएं देते हैं, जिसके चलते अब हरिया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। हरिया और उसका परिवार एक गरीब तबके से था, जिसका बड़ी मुश्किल से खाने का जुगाड़ हो पाता था, वरना उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। कुछ महीनों बाद दिसंबर का महीना लगता है, जहां बहुत कड़कड़ाती ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है, जिससे आसपास की जगह पर बर्फ भी जम जाती है। हरिया भारी भारी बोरियों को उठाकर गोदाम में रखता था। एक ट्रक आता है, जिससे वो अपनी पीठ पर कड़कड़ाती ठंड में भारी सामान रखता है और गोदाम में पहुंचाता है। घर जाकर वो कहता है, अरे लाजो, जरा एक रोटी सेक कर कपड़े में बांध लाना। बहुत दर्द हो रहा है। अजी क्या हुआ? आपको कहाँ चोट लग गई? ऐसे तो ठीक लग रहे हैं आप, फिर कहाँ सिकाई करेंगे? अरे सामान उठाने से कमर पर दर्द हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। अरे सिकाई कर दो। वैसे भी हमारे पास हीटर नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे लिए तो यही हीटर है भाई। आप रुकिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। तभी लाजो एक गरम रोटी को कपड़े में बांधकर उसकी पीठ पर सिकाई करती है, जिसके बाद दर्द से वो चिल्लाता है। आवाज सुनकर उसकी बूढ़ी माँ जानकी आकर कहती है, अरे बेटा क्या हुआ? कहीं चोट वोट लग गई है क्या? अरे फिक्र मत करो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बेटा, तेरी पगार कब आएगी? 1 महीना हो गया, 2-3 दिन पहले एडवांस मांग ले। बहुत ठंड है, ऐसी झोपड़ी में ठंड भी नहीं रुकती। तू उससे पैसे लाकर थोड़ा सा इस झोपड़ी को मजबूत करा दे और 2-4 कंबल ले आ। हम सबके लिए सर्दी शुरू हो गई है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, कैसे दिन कटेंगे? माँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप चिंता न करें, मैं कल ही मालिक से बात करता हूँ। हरिया जी आप परेशान मत होइए, मैं दूसरी रोटी सेक कर लाती हूँ, ये ठंडी हो गई है। तभी लाजो अपने पति का हाथ देखती है, जो कि भारी सामान उठाने से लाल हो गई थी। वो आकर गोले का तेल अपने पति के हाथों पर लगा देती है
और कमर की सिकाई कर देती है। राशन ज्यादा न होने पर वो गरीब परिवार एक एक मुट्ठी से दाल चावल की खिचड़ी बनाकर आपस में थोड़ा थोड़ा बांटकर खाकर सो जाते हैं। कुछ देर बाद तेज ठंडी हवाओं के तूफान से उनके घर का कमजोर छप्पर उड़ जाता है, जिससे उन्हें ठंडी हवा लगती है और ठंड से सभी उठ जाते हैं। तभी लाजो की 7 साल की बेटी रूही कहती है, माँ बहुत ठंड लग रही है यहाँ पर, कुछ कंबल दो ना, ओढ़ने के लिए मुझे नींद आ रही है पर ठंड में सोऊं कैसे। हे भगवान, हम गरीबों पर ठंड की ओर कितनी कहर बरसाएगा तू। हमारे गुजर बसर करने की छत भी हमसे छीन ली। इस तूफान में मेरी बेटी ठंड से ठिठुर रही है, क्या करूं? मेरे पास कोई कंबल नहीं है। अरे लाजो बहू, तू मेरा कंबल रूही को उड़ा दे, मैं नहीं चाहती उसे ठंड की वजह से बुखार हो। पर माँ जी आप भी तो कमजोर हैं। बहू के मना करने पर भी जानकी पोती को कंबल उड़ा देती है। अपनी माँ को ठंड में ठिठुरता हुआ देख हरिया बाहर ठंड में ठिठुरते हुए किसी तबेले से 2 बोरी उठाकर लाता है और अपनी माँ और पत्नी को उड़ाकर कहता है, अरे आप दोनों ये ओढ़ो, ये बहुत मोटा है, इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। और आपका क्या? आपकी कमर में तो वैसे ही चोट लगी है। अरे मेरी चिंता मत करो, ये सजा है मेरी। अगर कुछ अच्छा काम करता तो अपने परिवार को इस हाल में नहीं रखता। ठिठुरती ठंड में अपने टूटे फूटे घर में जैसे तैसे वो गरीब परिवार रात काट लेता है। अगले दिन हरिया अपने काम पर जाता है तो मालिक से कहता है, सेठ जी, वो घर में दिक्कत आ गई है, थोड़ा सा एडवांस पैसा दे दीजिए मेरी पगार में से। कल रात को इतना तूफान आया कि हमारे घर की झोपड़ी तहस नहस हो गई। आप दे देते तो मैं थोड़ा ठीक करवा लेता। बच्चों और बूढ़ी माँ को ऐसे कैसे ठंड में रखूं? मुझे अपने दर्द भरी कहानी बताकर मुझसे पैसा लेगा तो तेरी सोच गलत है, और अभी भी पगार का समय नहीं हुआ है जो तुझे पैसे मैं दूं। हाँ, पैसे क्यों दूं तुझे अभी? साहब, थोड़ा हम गरीब पर रहम कीजिए, दे दीजिए पैसे, मेरा परिवार तकलीफ में है। देख हरिया, ज्यादा जबान मत चला मुझसे। अगर अभी पैसे लेगा तो आधी ही पगार दूंगा। पूरी पगार चाहता है तो हफ्ते भर का इंतजार कर। ठीक है मालिक, मैं थोड़ा इंतजार कर लूंगा। पता नहीं कहाँ रखूंगा अपने घर वालों को इस ठंड में। हरिया रो धोकर काम करके अपना घर चला जाता है, जहां उसका परिवार पैसों की आस लगाए बैठा था, पर उसे कुछ नहीं मिलता। हफ्ता भर बीत जाता है। सबको तनख्वाह देने के बाद उसका मालिक उसे आधी पगार देकर हमेशा के लिए काम से निकाल देता है। मालिक बेईमानी करके अपने पास 4 पैसे रोक लेता है, जिस वजह से हरिया का परिवार अब मुश्किल में जी रहा था। न बच्चों पर ठंड के कपड़े थे, न खाने पीने को कोई सहारा। ऐसे में ठंड इतनी बढ़ती है कि झोपड़ी में रहना नहीं रहना बराबर हो गया था। 4 हल्की फुल्की दीवार के बीच वो लोग थे जो तेज और बर्फबारी से ढक जाता था। इस वजह से उन्हें अपना उस झोपड़ी को छोड़कर सड़क पर आना पड़ता है। पता नहीं माँ लाजो, कैसी किस्मत है मेरी जो अपने परिवार को सड़क पर ले आया हूँ। मैं अब तो नौकरी भी नहीं कर रहा। हे भगवान, अब तो तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सहारा है। माँ पापा, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। रूही बेटी, चिंता मत कर, मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम करके आता हूँ। हे भगवान, बहुत ठंड लग रही है, लगता है अब बचूंगी नहीं ठंड में। हाथ पैर जम गए हैं बहू मेरे। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, मैं आग जलाने के लिए कुछ सूखा कूड़ा और लकड़ी जमा करती हूँ। तभी पति पत्नी अपनी जिम्मेदारी के लिए इधर उधर जाते हैं, जहाँ सूखे पत्ते कागज इकट्ठा करके लाजो अपनी सास के पास आग जला देती है, जिससे जानकी को थोड़ी राहत मिलती है। वहीं हरिया कहीं काम न मिलने पर लोगों से भीख मांगता है। आती जाती गाड़ियों पर कपड़ा मारता है, जिससे उसे 1-2 रुपए भीख में मिलते थे। फिर मोहन के पास जाकर वो कहता है, साहब, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे बदले में पैसे या खाना दे दीजिए। मेरा परिवार सड़क पर भूखा बैठा है, मेरा घर भी छिन गया इस ठंड में। अच्छा, फिर हमारे घर के आगे से ये बर्फ हटा दे, बदले में मैं तुझे रात का बचा हुआ खाना दूंगा। ठीक है साहब, मैं करूंगा, बस आप मुझे खाना दे दीजिएगा, कोई औजार दे दीजिए बर्फ हटाने के लिए। मेरे पास कोई औजार नहीं है, अपने हाथों से हटा वरना जा यहाँ से। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं हटाता हूँ। तभी हरिया ठंडी बर्फ को अपने हाथ से हटाने की कोशिश करता है, जो कि जमी हुई थी। वो अपने नाखून से भी बल लगाता है, जिससे उसके हाथ बेहद लाल पड़कर सुन्न हो जाते हैं।
और वो कांपता है और कांपते हुए हाथ को फैलाकर कहता है, साहब अब तो खाना दे दीजिए, मैंने आपका सारा काम कर दिया। आहा, ये लो, ऐसा करो, ये गरम गरम चाय ले जाओ, तुम्हारे हाथ बहुत लाल हो गए हैं, अपने परिवार के साथ पी लेना। जी शुक्रिया साहब। वो चाय और खाना लेकर अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर खाना खाता है। हल्का हल्का कोहरा हर जगह था। तभी एक ट्रक तेजी से मोटरसाइकिल वाले आदमी को टक्कर मार देता है, जिससे उसके बहुत खून बह जाता है। मोहन अपनी शराफत दिखाते हुए उस इंसान को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे एग्जामिन करने के बाद उसके परिवार से कहते हैं, जहां हरिया का परिवार भी मौजूद था, देखिए मिस्टर राहुल का एक्सीडेंट की वजह से बहुत ब्लड लॉस हो गया है। अगर किसी का ए नेगेटिव हो तो जल्दी बताइए, वरना इनकी जान को खतरा है। नहीं डॉक्टर, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। ए नेगेटिव मेरा नहीं है, आप ब्लड बैंक में पता कीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे दूंगी, मेरे पति को बचा लीजिए। मेरा ए नेगेटिव है मैडम। मुझे किसी गरीब के खून की जरूरत नहीं अपने पति के लिए। सारी जगह पता करने पर भी उसे अपने पति के लिए नेगेटिव खून नहीं मिलता। फिर शेफाली अपने पति की जान बचाने के लिए हरिया के आगे गिड़गिड़ाती है। तभी हरिया अपना खून उसके पति को देता है, जिसके बाद उसकी जान बच जाती है और शेफाली कहती है, भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, कुछ देर पहले मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बोला था। आप भगवान बनकर मेरे पति के लिए आए हैं, आपने 2 बार उनकी जान बचाई। आपके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सब कुछ करूंगी, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, और प्लीज मना मत कीजिएगा। अरे ये तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। अगर आप मदद कर सकती हैं तो कुछ समय के लिए हमें छत और गरीबी की पेट की भूख मिटाने के लिए खाना दे दीजिएगा। मेरा परिवार हफ्ते भर से परेशानी से जूझ रहा है। हरिया के शब्द सुनकर शेफाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने पति की जान बचाने के एहसान में वो हरिया के परिवार की मदद करके उन्हें एक पक्का मकान, खाने की सुविधा, ठंड के कपड़े और हरिया को नौकरी देती है, जिसके बाद हरिया का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।